शादी मेरी बीवी की। ये कृष्णा निवास है ना? वो मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि शादी के लिए होनहार लड़के की तलाश है आप लोगों को। जी जी, वो इश्तिहार हमने ही डलवाया था। मैं लड़की का पापा। तो आपको अपनी बेटी के लिए लड़के की तलाश है? नहीं नहीं, मेरे सुहागन बहू के लिए। क्या? वही तो राज है, क्यों एक ससुर अपनी बहू के लिए पति ढूंढने निकल पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, शादी मेरी बीवी की। शादी के पहले मॉडर्न लगने वाली गर्लफ्रेंड शादी के बाद कब पतियों को गंवार लगने लगती है पता ही नहीं चलता। और पता लगे भी तो कैसे? पति को सब कुछ समय पर चाहिए और उसके बाद भी बीवी बिल्कुल फ्रेश चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था प्रीति के साथ भी। गर्मी की दोपहरी में प्रीति हड़बड़ाकर किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। दाल बन गई, चावल चढ़ गए, एक तरफ रायता भिगो देती हूँ और एक तरफ सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी जी कहाँ हैं आप? अपनी सास को आवाज़ लगाती हुई प्रीति हॉल में आती है। सर पर आटा, हाथ में बेलन और पसीने से लथपथ साड़ी में अपनी बहू को इस हालत में देखकर श्वेता कहती है, हाय रे बहू, तेरा चेहरा तो देख तो सही, घमौरिया हो गई है। तो पहले बैठ थोड़ी देर पंखे के नीचे, ठंडी हो जा, फिर काम कर लेना। अरे कहाँ वक्त है ठंडी होने का मम्मी जी। विपुल ने कॉल किया था, रात को उनके ऑफिस के कुछ कलीग्स खाने पर आ रहे हैं। अगर कोई भी खाना उन्हें 19-20 लगाना तो आप तो जानती हैं उनका गुस्सा। आप ज़रा मेरे साथ रसोई में चलिए ना और दाल टेस्ट कीजिए और सब्जी बताइए ना मम्मी जी कौन सी बनाओ। एक पनीर की सब्जी बना लेती हूँ, लेकिन फिर दूसरी स्टार्टर्स भी कुछ रख लीजिएगा भाभी, वरना जिस हिसाब से भैया आजकल ऑफ रहते हैं ना, पता चला स्टार्टर्स को लेकर उन्होंने आपको कुछ सुना दिया। अरे बहुत अच्छा बताया दीदी आपने, स्टार्टर्स भी रेडी कर लेती हूँ और डेजर्ट भी तो रेडी करना होगा। डेजर्ट में खीर बना लूँ क्या मम्मी जी? अरे इतना कुछ बना रही है, अब खीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मार्केट से मंगाया हुआ आइसक्रीम दे देंगे सबको। इतनी गर्मी में इतना सब कुछ खाने के बाद पेट में जगह भी बचेगी क्या नास पीटो के? और अगर विपुल ने चूँ चा की ना तो कह देना मम्मी जी ने बोला था। पता नहीं किस मुहूर्त में आपने इस सत्यानाशी को जन्म दिया था श्वेता जी। जिस दिन से पैदा हुआ है हमें रुला रहा है। पहले मुझे शादी करनी है तो प्रीति से ही, लगन हो या ना हो अभी के अभी रिश्ता पक्का कर दो। और शादी के 2 साल हुए नहीं कि बच्चे की जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दिए जाहिल ने। हो जाता है जी, आजकल समाज कैसा हो गया है, किसी ने भर दिए होंगे कान बेचारे के, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं था। आप फिक्र मत कीजिए, कोई ग्रह दोष भी तो हो सकता है। मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने 2 दिन बाद मुझे बुलाया है। अगर ग्रह दोष हुआ तो मैं जाकर कटवा दूंगी। हे भगवान, कहीं मेरी कुंडली के किसी दोष के कारण तो विपुल का स्वभाव ऐसा नहीं हो गया है। आप तो सारी बात खुद पर ही ले लेती हो भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जा रही है ना पंडित जी के पास, सब पता चल जाएगा। फिलहाल आप चलिए किचन में, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। विपुल के दोस्तों के लिए खाना तैयार करने के बाद प्रीति तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। विपुल को मैं साड़ी में पसंद नहीं हूँ तो आज मैं गाउन पहन लेती हूँ। कोई भी मौका नहीं दूंगी विपुल को नाराज़ होने का, सब ठीक कर दूंगी मैं। और 10 मिनट के बाद ही विपुल अपने कलीग्स के साथ अपने घर पहुँचता है। विपुल की आवाज़ सुनते ही भागती हुई प्रीति अपने कमरे से बाहर आती है। तुम आ गए विपुल? तुम क्या होता है, ज़रा तमीज़ से, लोग हैं ना साथ में बाबू। अब मेरा मतलब है आप आ गए। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे भाभी, वैसे ये लाल रंग का गाउन आप पर बहुत जच रहा है। थैंक यू। आपके भैया ही लेकर आए थे। आइए अंदर आइए। सभी आगे बैठकर सोफे पर बैठ जाते हैं। प्रीति किचन में जाकर सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और सभी को सर्व कर रही होती है। तभी विपुल बड़ी बड़ी आंखों से प्रीति को इशारा करता है। न जाने ये क्या बोलना चाह रहे हैं। लगता है आज मैं ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ। अब मैं स्टार्टर्स लगाऊं भैया? आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। हाँ राज, तुम लोग खाने के लिए बढ़ो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। और प्रीति के पीछे पीछे किचन में विपुल जाकर उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहता है, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जब हम डाइनिंग के लिए बाहर जाते हैं और मैं तुम्हें मॉडर्न ड्रेस पहनने के लिए कहता हूँ, तब तो तुम पुरानी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हो। और जब यहाँ मेरे कलीग्स आए हुए तो ये गाउन पहनकर खड़ी हो गई। नेक देखा है कितना डीप है। उसके बाद भी सभी को तुम झुक झुक कर कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही हो। रिझाना चाहती हो क्या सभी को? मुझसे मन नहीं भर रहा।
मतलब ये सावित्री बनने की तुम्हारी एक्टिंग सिर्फ मेरे ही सामने हो रही थी, हैं? असल में तो तुम कुछ और ही हो। इत्तेफाक से श्वेता रसोई के दरवाजे पर आ जाती है और ये सब सुन लेती है। ये सब क्या है विपुल? हाथ छोड़ बहू का। बेचारी प्रीति रोती हुई कमरे में जाती है और साड़ी पहनकर बाहर आती है और सभी को खाना परोसना शुरू करती है। प्रीति को साड़ी में देखकर राज कहता है, क्या बात है भाभी, मैंने आपके गाउन की तारीफ कर दी तो आपने गाउन ही चेंज कर दिया। अगर मैंने आपकी आंखों की तारीफ कर दी होती तो क्या करता भाई? हे भगवान, ये राज भैया को भी ऐसा मज़ा कभी करना था। अब तो भैया भाभी की अच्छी खासी क्लास लगा देंगे। डिनर के बाद विपुल के दोस्त जैसे ही वापस जाते हैं उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। रात को जैसे ही प्रीति अपने कमरे में सोने जाती है, मुफ्त में एसी की हवा खानी है तुम्हें, हाँ? कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ सोने की। बहुत हंसी ठिठोली चल रही थी ना राज के साथ तुम्हारी। ये लो, ये तुम्हारा तकिया, हॉल में जाकर सो जाओ। क्या हो गया है विपुल? तुम पहले तो हर सैटरडे मेरे साथ घूमने जाते थे। तुम्हें हर वक्त तुम्हारी प्रीति अपनी आंखों के सामने चाहिए होती थी, पर पिछले 6 महीने से तुम पूरी तरह बदल गए हो। अगर कोई और तुम्हारी लाइफ में आ गई है तो साफ साफ बता दो। अच्छा, तो तुम्हें एसी की हवा खानी है। आराम से कमरे में बैठिए महारानी साहिबा, मैं बाहर जाकर सो जाता हूँ। नहीं तो आप तो मेरी शिकायत कर देंगी ना मम्मी से। और तकिया चादर लेकर विपुल कार में जाकर सो जाता है। कुछ ऐसी हो गई थी प्रीति की जिंदगी। कुछ महीने पहले तक जो विपुल प्रीति को अपने सर पर बिठाकर रखता था, अब वो उसे पूछ तक नहीं रहा था। 2 दिन बाद विपुल प्रीति के पास किचन में जाता है। एक ड्रेस लाकर कबर्ड में रखिए मैंने। आज मेरे ऑफिस की पार्टी है, शाम में मैं तुम्हें लेने आऊँगा, उसी ड्रेस में रहना। विपुल की कही बात मानकर प्रीति सज धज कर विपुल के आने का इंतज़ार करने लगती है। 6 से 6:30 बज जाते हैं और 6:30 से 7:30, पर विपुल का तो कोई पता ही नहीं लगता। प्रीति के साथ साथ प्रिया, सुरेश, श्वेता सभी विपुल को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, पर विपुल कॉल नहीं उठाता। और इसी तरह रात के 10 बज जाते हैं और सोफे पर ही प्रिया की आंखें लग जाती है। तभी दरवाजे से गुस्से में प्रीति पुकारता हुआ विपुल वापस लौटता है। प्रीति, प्रीति, कहाँ हो तुम? आ गई तुम? अब चले? अब अगर ये तुम्हें ले जाना भी चाहे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बहू। मजाक बना कर रखा है इस लड़के ने। शाम के 5 बजे से बहू तैयार होकर बैठी है। कहाँ थे तुम? पढ़ दिए पापा के कान तुमने? इमरजेंसी आ सकती है किसी इंसान को कि नहीं, हैं? अरे भाई, जब तुम अपनी फ्रेंड के साथ घूमने अकेले जा सकती हो तो अकेले मेरे ऑफिस नहीं पहुंच सकती थी? कितनी इंसल्ट हुई मेरी। मेरा फ़ोन डेड हो चुका था और कार का टायर पंचर। मेरे कितने फ्रेंड्स की वाइफ अकेले आई थी। और इतनी समझदारी मैं तुमसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें रसोई के बाहर की दुनिया दिखे तब ना। श्वेता ये सब कुछ सुनती रहती है पर कुछ नहीं कहती। और अगली सुबह वो अपनी बहू के साथ पंडित जी के पास पहुंच जाती है। कितना भी पर्दा डाल लूँ मैं अपने बेटे के गुनाहों पर पंडित जी उसके गुनाह तो बढ़ते ही जाते हैं। और अभी तो और बढ़ेंगे जजमान। उसकी कुंडली में तो पूरी तरह इस विवाह के भंग होने के आसार दिख रहे हैं। और ये सुनते ही प्रीति फूट फूट कर रोने लगती है। ये तो अच्छी खबर दे दी पंडित जी आपने। अरे रो क्यों रही है बहू? अगर मेरे प्यारे बेटे की कुंडली में इस विवाह के भंग होने के आसार है तो अच्छी बात है ना। मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे से भी अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। अगर वो मेरा बेटा है तो तू भी मेरी बेटी है। बहुत रो लिया तूने, अब रोएगा तो विपुल। और घर पहुंचती ही श्वेता प्रिया से कहती है, विवाह.com पर प्रीति की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डाल दे और उसका अकाउंट बना दे। नीचे लिख देना, खाना अच्छा बनाती है, मॉडर्न प्लस संस्कारी, एक अच्छे शरीफ घर के लड़के की तलाश है। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? जो बोला वो कर। और आप न्यूज़पेपर पर ऐड डलवा दीजिए कि हमें एक होनहार लड़के की तलाश है। शादी की बात है, 8-10 लड़के देखेंगे तब तो कोई पसंद आएगा। श्वेता के ऐसे डिसीजन से सभी चौंक तो गए थे, पर विपुल का स्वभाव देखकर उन्हें भी कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आता और वो भी श्वेता की बात मान लेते हैं। अगले ही दिन से न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़कर लोगों की लाइन कृष्णा निवास के बाहर लगने लगती है। नमस्ते जी। आप कौन भाई साहब? वो तेरी बहन है ना बेटा प्रीति,
इसकी शादी के लिए तुम्हारे पापा जी ने न्यूज़पेपर में इश्तहार दिया था, उसी को पढ़कर हम आए। आजा बेटा रोहन, इत्ते आ। क्या? प्रीति के लिए? अरे भाई, प्रीति मेरी बीवी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा जी, अगर उसे पहले से ही घर संभालने की ट्रेनिंग मिल गई हो तो। वो तो अच्छा है ना, अच्छे से हमारा घर भी संभाल लेगी, क्या पापा जी? जी बेटा जी। चलिए निकलिए, निकलिए, वरना मुझे पुलिस वालों को बुलाना होगा। अपने दरवाजे पर अपनी बीवी के लिए रिश्ता आता देखकर विपुल का तो दिमाग ही चकरा जाता है। वो फौरन सभी को आवाज़ लगाकर हॉल में बुलाता है। कोई गलती नहीं हुई भैया, न्यूज़पेपर में प्रीति ही नाम छपवाया है पापा जी ने, और वो मेरे लिए नहीं, भाभी के लिए ही लड़का पसंद कर रहे हैं। अब जिस लड़की को आप जैसा लड़का मिल चुका हो, जो उसे इस तरह बेइज्जत करता हो, उससे अच्छा तो यही है ना कि भाभी अपने घर की हो जाए। जिस दिन मैं प्रीति को अपने घर लेकर आई थी ना, मैंने उस दिन से ही उसे अपनी बेटी मान लिया था, और उसके साथ इतना गलत होता मैं नहीं देख सकती। तुझे प्रीति अपने लायक नहीं लगती ना, कोई बात नहीं, मेरी बहू जिसके लायक है उसी को मिल जाएगी। और बड़ी मुश्किल से हमने रिश्ता ढूंढा है, तो लड़के वालों को दरवाजे से वापस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी किसी 20-22 साल की लड़की की तरह शर्माती हुई प्रीति अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, लड़की वाले आ गए क्या? आप सबके सब इस लड़की के साथ रहकर पागल हो गए हैं। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब हर वक्त विपुल के सामने या विपुल के पीछे कृष्णा निवास में लड़के वालों की लाइन लगी रहती, और चारों सास ससुर ननद और बहू मिलकर लड़के छांटते रहते। यहाँ तक कि अब लड़कों को अच्छी तरह परखने के लिए प्रीति उनके साथ घूमने जाना भी शुरू कर देती है। एक रोज़ विपुल अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ वो देखता है कि प्रीति किसी लड़की के साथ खाना खा रही है। आप कितनी प्यारी है प्रीति जी, मैंने आज तक आप जैसी सीधी सादी और स्मार्ट लड़की नहीं देखी। वरना ज़रा भी दिमाग होने के बाद लोगों को ना घमंड आ जाता है, और आप में तो घमंड है ही नहीं। कैसे आपने एक झटके में मेरे ऑफिस की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बस शादी करके आप मेरे घर आ जाइए, फिर मैं तो अपनी ऑफिस की चाबी भी आपको ही हैंड ओवर कर दूंगा। अबे तेरी तो। ये सुनते ही विपुल गुस्से में सूरज का कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हारी औकात भी नहीं है सूरज को हाथ लगाने की, बाहर गार्ड्स खड़े हैं। अगर सूरज ने एक बार भी नज़र घुमाई तो कहीं दिखोगे भी नहीं तुम। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे वैल्यू नहीं करते तो दुनिया में कोई नहीं करेगा? दूर रहो मेरी लाइफ से। विपुल गुस्से में बाहर चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं। विपुल के घर का माहौल भी बदलता जाता है। किचन का खाना बनाना तो दूर, अब प्रिया सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना भी बंद कर देती है। हद कर दिए प्रीति ने, मजाक बनाकर रख दिया है शादी का। क्या खुद में बड़बड़ा रहा है बेटा? शादी में क्या पहनेगा यही सोच रहा है। प्रीति को सूरज पसंद आ गया है तो हम सोच रहे हैं कि शादी की तारीख जल्दी ही निकाल ले। तभी अपनी बड़ी सी कार में सूरज घर के बाहर पहुंचता है। प्रीति आराम से रेडी हो जाओ, इट्स अ रिमाइंडर, हमें मूवी जाना है। ये होता है प्यार नहीं पापा? 12 बजे की मूवी है और सूरज जी अभी आ गए। हर रोज़ ये सब देखकर विपुल का दिमाग खराब होता जा रहा था, और शादी की तारीख निकलते ही घर में डेकोरेशन का काम शुरू हो जाता है। आप सबको क्या लग रहा है मुझे फ़र्क पड़ रहा है प्रीति की शादी से? अरे भाई, जिसे खुद दूसरी शादी करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी शादी से मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? अरे अच्छे से सजाइए भैया, और महंगे फूल लगाइए। आखिर शादी मेरी बीवी की है, 4 दिन के बाद है ना शादी, तो सारी रस्में आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब तुम्हें आखिरी दिन ही मिलूंगा, सीधा फेरों के बाद। विपुल को अब तक ये सब नाटक लग रहा था, और 4 दिन बाद जैसे ही वो अपने घर आता है वहाँ कोई नहीं होता। घबराहट के मारे विपुल के पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो भागता हुआ वेन्यू पर पहुँचता है, जहाँ दरवाजे पर उसे उसके पापा मिलते हैं। ये सब क्या है पापा? प्रीति वेड्स सूरज, अपनी बहू का हाथ आपने किसी और के हाथ में दे दिया। पापा, आपको मेरे बारे में तो सोचना चाहिए, कितना प्यार करता हूँ मैं प्रीति से। पापा, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ बेटा कि मैं चांद से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं चांद के लिए क्या करता हूँ? कुछ नहीं ना। कम से कम मैं उसे निहारता तो प्यार से हूँ। तूने तो बहू को निहारना तक बंद कर दिया था। तू तो उसे धुतकारता रहता था बेटा, तो चली गई हुआ। रोता हुआ विपुल आगे बढ़ता है, जहाँ उसे उसकी मौसी मिलती है। कोई बात नहीं बेटा, रो मत, ये आज नहीं तो कल तो होना ही था। अब प्रीति तो खुश रहेगी बेटा।
नहीं होना था मौसी, नहीं होना था। ये क्या हो गया? पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, भाई तू यहाँ, मुझे पता था तू आ जाएगा। भाग भाई, देरी नहीं हुई है, फेरे अभी तक शुरू नहीं हुए। भागता हुआ विपुल मंडप पर पहुंचता है। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। हाथ जोड़कर मैं तुमसे विनती करता हूँ सूरज, मेरी प्रीति मुझे लौटा दो। सहरा बांध के मैं आया था प्रीति तुम्हें ले जाने के लिए, तुम कैसे भूल गई? प्रीति, मुझ पर क्या तुम्हारा हक नहीं है? तुम मुझे मारती, पीटती, गालियां देती, पर ऐसा छोड़कर क्यों चली जा रही हो तुम? जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो क्या माँ उन्हें छोड़कर दूसरे बच्चे का हाथ थाम लेती है? न जाने मुझे क्या हो गया था प्रीति, तुम्हें पाने के बाद मैं तुम्हारी अहमियत ही भूल गया। मुझे ये दिखाई नहीं कि शादी के बाद तुम सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को संभाल रही थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, क्या नहीं कर रही थी तुम मेरे लिए। और मैं था कि तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात में बुराई निकाल रहा था, क्योंकि बुरा तो मैं था, खोखला था, खोखला। अगर किसी एक पल में भी मेरा प्यार तुम्हें सच्चा लगा होगा तो भीख में ही मेरे पास आ जाओ प्रीति। और मंडप से उठकर लाल जोड़े में प्रीति अग्निकुंड को लांघकर विपुल के पास आकर उसे गले लगा लेती है। प्रीति के पैरों पर गिरकर विपुल अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और तब जाकर सहरा हटाकर प्रिया बाहर आती है। मुझे तो लगा था भैया आप फेरों के बाद ही आओगे। देर आए दुरुस्त आए। बस आज ये जो साज श्रृंगार में पैसे बर्बाद हो गए ना, उसका अफसोस है मुझे। मुझे कोई अफसोस नहीं है और ना मैं किसी और को अफसोस होने दूंगा। पंडित जी, मंत्र पढ़िए, अब तो फेरे होकर रहेंगे। मैं उस विपुल को त्याग कर अपनी प्रीति के लिए बेस्ट हस्बैंड बनकर उसका हाथ थामता हूँ, ये मेरा वचन है। और अपने सास ससुर के कारण प्रीति को अपने पति का प्यार दोबारा मिल जाता है और कृष्ण निवास फिर से खुशहाल हो जाता है।